लेट्स स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स इन 1D मोशन। ओके, 1D मोशन का मतलब हुआ पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो हम लोग कहते हैं पार्टिकल 1D मोशन में। ओके, अब पहले हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि 1D मोशन होता क्या है, कब किस कंडीशन में आप कहते हैं पार्टिकल 1D मोशन जा रही है। लेट एग्जांपल से चलते हैं, मैं 3 केसेस लूंगा। केस 1, मैंने क्या कहा कि पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर मैंने आपको दे दी। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ओके, देन मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि पार्टिकल का मोशन 1D है या 2D है। ओके, तो ज्यादातर बच्चे कह देते हैं इसका आंसर कि ये 2D है। ओके, मैं पूछता हूं भाई क्यों 2D है, तो कहते हैं सर आई कैप भी है और जे कैप भी है, इसलिए 2D है। ये तो अलग सी लॉजिक होगी आपकी। ओके, तो देखते हैं कि ये 1D मोशन है या 2D मोशन है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज मुझे पोजीशन वेक्टर दिया रहा तो ओके, सपोज मैं आपको ऐसे बोलता हूं, लेट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्पेस का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, ऐसे जा रही है। ओके, इस स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो क्या इसका टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? हाँ। इसका टाइम के साथ क्या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? हो रहा है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हो सकता है। तो आपको पोजीशन में आई कैप जे कैप दोनों हो सकती है। सिर्फ आपको ये देखना है कि पोजीशन वेक्टर से आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना, हम लोग लास्ट लेक्चर में ही देखा है, राइट? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना। इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल है, राइट? तो करके देख लेते हैं हम लोग, भाई ये कौन सा मोशन है। तो ये हमारा x हो जाता है, x पोजीशन का वेक्टर में ये x कोऑर्डिनेट हो जाता है पार्टिकल की। तो ये x कोऑर्डिनेट मेरी हो गई t² और y कोऑर्डिनेट हो गया ये विच इज 3t² + 4। बस t² की जगह मैं x लिख देता हूं, y की वैल्यू होगी 3x + 4। Isn't it this is equation of trajectory? Yes, this is equation of trajectory। और ये कैसा है? तो आप कहेंगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो आप कहेंगे हाँ पार्टिकल तो 1D मोशन में जा रही है। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा चेंज कर दिया होता, मैं यहाँ पे कर दिया कि ये t है, तो ये t लिख देते हैं आप उस केस में। इफ ये t है तो यहाँ पे 3x² + 4 हो जाता। तो क्या फिर उस केस में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रहता? कहते नहीं रहता सर। तो आप कहते कि भाई ये 1D मोशन नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये 2D क्यों है भाई? तो आप देखिए इसकी x एंड y कोऑर्डिनेट ही चेंज होगी, z कोऑर्डिनेट तो आ ही नहीं रहा है। ओके, तो ये xy प्लेन में ही मोशन कर रहा है, इतना 100% श्योर है। अच्छा, कोई पार्टिकल xy प्लेन में मोशन कर रहा है, इसका मतलब ही या तो 1D होगा या 2D होगा। तो ये 1D नहीं है और ये क्या है? 2D मोशन है। ओके, तो मैं पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो लिख दिया, ये था हमारा क्वेश्चन, है ना, 1D मोशन। अब हम लोग केस 2 पे आते हैं। ओके, मैं आ गया केस 2 पे। केस 2 में मैंने आपको पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी और मैंने लिख दिया ये t² i कैप है प्लस 3t² j कैप है, मैंने ऐसे लिख दिया। और मैंने आपसे पूछा कि भाई इसको देख के आप बताइए कि पार्टिकल की मोशन 1D है या 2D है। ओके, अब वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है। ओके, इससे आपको बताना है कि ये 1D मोशन है या 2D मोशन है। अब इसको समझने की कोशिश करो, फिर से देखो, मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। इफ पार्टिकल रियली में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे इफ जा रही है तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे हम लोगों ने सीखी थी? डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू पाथ एंड दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल, सो इट विल ऑलवेज बी अलोंग द सेम लाइन, है ना। मे भी हो सकता है यहां पे जाके फिर लौटने लगे, यस लौटने लगेगा, हो सकता है ये लौट रहा हो वापस में, बट एक ही लाइन के अलोंग वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, तो वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके,
तो हमें अब ये देख के, वेलोसिटी को देख के ये पहचानना होगा कि वेलोसिटी क्या एक ही लाइन के अलोंग है या इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट? तो मान लीजिए इस पाथ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी सपोज ऐसा है, लेट वेलोसिटी ऐसा है, तो ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा और ये इसकी y कंपोनेंट हो जाएगी, ये vx होगा और ये vy हो जाएगा। सपोज ये एंगल थीटा है, ओके? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग vx क्या है, t स्क्वायर है, vy क्या है, 3t स्क्वायर है, ओके? तो मैं tan थीटा इफ लिखूं तो आप क्या लिखेंगे? tan थीटा सर आप कहेंगे सर vy बाय vx लिख दो, तो vy बाय vx लिख देंगे, ये वेक्टर में हम लोग पढ़ा हुआ है। vy थी 3t स्क्वायर, vx है t स्क्वायर, ये दो गए 3, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3। इस tan थीटा की वैल्यू 3 आने का क्या मीनिंग होगा, ये बताइए आप। tan थीटा की वैल्यू 3 आने का मतलब ये है कि ये तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही x पे डिपेंड कर रहा है, ना ही y पे डिपेंड कर रहा है, ये लिव इट, ऐसा सोचते हैं कि क्या tan थीटा 3 है, इसका मतलब ये क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। यस, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाएगा, ये 1D मोशन है, राइट? ओके, तो आप कैसे पहचानेंगे 1D मोशन, समझ में आया? tan थीटा आप निकाल लीजिए और वो देखिए वो टाइम का फंक्शन है या नहीं है। इफ वो टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब है वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस से तो एंगल चेंज करती जा रही है ना, हमेशा ही चेंज करती जा रही है। तो क्लियर कट हिंट हो जाता है हमें कि ये से पहचान जाते हैं कि ये 1D मोशन है या नहीं है। ओके, ऑब्वियसली वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में ही चल रहा है ना, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप कभी भी देखोगे तो वो एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, तो उसका तो टेंशन ही नहीं हमें। तो 1D है या 2D है, तो आप क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को देख के, ये सर 1D मोशन है। ओके, मान लो मैं यहां पे थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए कि हाँ, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4j कैप। अब मैंने पूछा कि बताइए ये 1D मोशन है या 2D मोशन है। आप कहते हैं सर अभी तो tan थीटा देख ही लिया था, tan थीटा आ जाता vy बाय vx, तो ये हो जाती 3t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। सर ये 3 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। सर यहाँ तो थीटा टाइम का फंक्शन हो गया, थीटा किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। बिकॉज थीटा टाइम का फंक्शन हो गया तो ये मोशन कैसी नहीं होगी, तो आप कहेंगे ये सब मोशन तो 1D नहीं हो सकती है ना, तो कैसी होगी, तो 2D मोशन होगी। क्लियर है? तो हम लोगों ने दो केसेस देख लिए कि एक पोजीशन वेक्टर दिया हो या वेलोसिटी वेक्टर दिया हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, देख के समझ में आना चाहिए कि ये 1D मोशन है या 2D मोशन है। ओके, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए, है ना, किसी भी क्वेश्चन को जज करने से पहले कि ये 1D मोशन। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हमारे बुकलेट में पहले से लिखा रहता है काइनेमेटिक्स इन 1D मोशन, और सिमिलर क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, करते करते कभी भी क्वेश्चन वैसा दिख गया तो हम लोग बिना एनालिसिस किए हुए ही पता मान लेते हैं ये 1D मोशन है। आप लोग जानते हैं कि जो IIT का कल्चर है वहाँ पे नोवेलिटी फैक्टर होता है, नयापन लाने की कोशिश होती है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको बेसिकली फिजिक्स को अंदर से महसूस करके एक एक बात को क्लियरली और लॉजिकली समझने की कोशिश करनी है। ओके, कहीं ऐसे नहीं रट लेना है, हाँ ऐसा होता है मान लिया, ऐसा नहीं होगा, है ना, आपको लॉजिकली समझते हुए जाना है। चलिए, अब तीसरा जो है केस 3, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अब आपको एक ग्रुप दिखेगा जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखो एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट कहता हूं तो उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। ओके, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो किसी भी पार्टिकल के दो ही पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, एक हो सकता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा पॉसिबल पाथ हो सकता है पैराबोला। इन दोनों पाथ के अलावा कोई दूसरा पाथ पॉसिबल ही नहीं है। कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए,
तब आप कहेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, चलिए बढ़िया बात है। अब स्ट्रेट लाइन किस कंडीशन में होगा? पहला कंडीशन, जब इनिशियल वेलोसिटी ही पार्टिकल की जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ही पार्टिकल की जीरो हो। तो इस केस में पाथ आपको देखना हो, मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहां पार्टिकल यहां पे था, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, मान लीजिए एक्सेलरेशन राइट साइड में है इसकी। ओके, तो ये पार्टिकल का जब आप ट्रेस करोगे तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उधर ही जाने लगेगा। ओके, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो पार्टिकल की पाथ किधर होगी? जिधर एक्सेलरेशन हो उधर ही जाने लगेगा। आप फिजिकली भी इसको समझ सकते हैं कि जब आप कोई बिल्डिंग है, ओके, बिल्डिंग में किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। जब छोड़ रहे होते हैं बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके, राइट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अब आप जानते हैं एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे होती है। आप छोड़ते तो पार्टिकल किधर जाता है? आप नीचे मत कहो, सर बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सर ये जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर जाएगा। याद रखेंगे, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर जाएगा। ओके, चलिए, तो इसकी पाथ हम लोग ने समझ ली कि इस केस में पार्टिकल की पाथ जिधर एक्सेलरेशन होती है उधर होती है। दूसरा केस हो सकता है कि जब एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर है और पार्टिकल को आपने इधर ही थ्रो कर दिया, इनिशियली इधर ही धक्का दे दिया। इस केस में पार्टिकल की पाथ ट्रेस करोगे तो क्या होगा? इसी लाइन पे चलता रह जाएगा, इसी लाइन पे चलता रह जाएगा। ओके, चलिए बढ़िया बात है। तीसरा, जब एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 180 डिग्री हो, मींस मान लो एक्सेलरेशन राइट साइड में है और आपने इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट में दे दी। इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल लेफ्ट में चलता रहेगा बट इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा टाइम के साथ, और कहीं ना कहीं आके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और उसके बाद वो वापस लौट जाएगा। जीरो हो गई, जैसे जीरो हो गया उसके बाद इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होती है? जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर जाता जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे जाके ऐसे होगा। फिजिकली भी आप जानते हैं, मान लीजिए किसी भी पार्टिकल को हम लोग ग्राउंड से सपोज ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, आप जानते हैं एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे होता है, अर्थ के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होती है। इस केस में क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, एक जगह पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसके बाद जिधर एक्सेलरेशन उधर तो ये वापस आ जाती है, फिर पार्टिकल ऊपर जाती है फिर वापस आ जाती है। ओके, तो ये तीनों केसेस हमें को पता होनी चाहिए। 1D मोशन होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और मैंने पाथ को भी बताया है, उसका भी ध्यान रखेंगे। अब ये कब होगी? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपको दिया गया कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, पहला कंडीशन, एंड एंगल बिटवीन U and A इज नीदर 0 डिग्री नॉट 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंड, बड़ा सा एंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी नहीं होनी चाहिए, एंड एंगल बिटवीन U and A 0 और 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एंगल ले लोगे तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। याद रखेंगे। और इसी पे आप प्रोजेक्टाइल मोशन आप कर रहे होते हो ग्राउंड से, मान लीजिए लेट मैंने पार्टिकल को इधर थ्रो कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन किधर होता है? हमेशा नीचे होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होती है? नीचे होती है। तो देखो ये एंगल क्या है? क्या 0 डिग्री है? नहीं। क्या 180 डिग्री है? नहीं। क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो? नहीं। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ। इसलिए इसकी पाथ कैसी होगी? तो आप कहेंगे इसकी पाथ पैराबोलिक पाथ होगी। और ये याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये यहाँ पे ही नहीं, आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट में काम में आएगा ये सारी चीजें जो अभी सीख रहे हो आप, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें वहां पे आप हमेशा ही काम में आएगा, ये याद रखना। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 केसेस देखे। ओके, अब यहाँ पे मैं ये जो थर्ड केस है इसके कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। ओके, और उसके बाद आपसे पूछता हूं कि आप डिसाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि ये 1D मोशन है या 2D मोशन है। ओके, अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि 1D मोशन कब होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 1D मोशन कब होता है, तो हमने देखा या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो
या एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ओके, चलिए, तो मैंने क्वेश्चन लिया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है नहीं। अब मैंने 3 अलग अलग एक्सीलरेशन लिखे हैं, तो इन तीनों कंडीशन में आपको बताना है, पहले कंडीशन में मोशन 1D है या 2D है। ये 1D होगा तो स्ट्रेट लाइन, और बिकॉज देखो एक्सेलेरेशन देखो मैंने नंबर में लिख दिया ना, नंबर में लिख दिया। Isn't it acceleration is constant? Yes, acceleration is constant in all 3 cases. Okay, पूरा का पूरा नंबर में लिखा हुआ है। वो टाइम के साथ एक्सेलेरेशन चेंज होगा नहीं, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगी, ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इन तीनों केसेस में सर एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है। अब या तो पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकती है या पैराबोला हो सकती है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि किस केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे और किस केस में पैराबोला बोलेंगे। तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है नहीं, चलो वो खत्म। अब सिर्फ देख लेना है कि एंगल बिटवीन u एंड a क्या है, दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है। इफ इन दोनों के बीच का एंगल मुझे 0 डिग्री या 180 डिग्री दिखा तो मैं कहूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन है। और इफ इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं दिखा तो मैं कहूंगा पैराबोलिक मोशन है, जिसका पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पे बेस्ड है आपका, राइट? चलिए, तो किसी दो वेक्टर के बीच में कैसे डिसाइड करते हैं कि एंगल 0 है या 180 डिग्री है? तो आपने ये पढ़ा होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर और अ नंबर, है ना? किसी भी वेक्टर में हम लोग स्केलर या नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर ही आता है ना? और आपने प्रोडक्ट सुना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, उसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, किसी वेक्टर को मैं स्केलर या नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है। अब इफ ये जो b जो है वो स्केलर या नंबर, इफ वो पॉजिटिव रहा, इफ ये b पॉजिटिव रहा तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन c एंड a विल बी 0 डिग्री। एंड इफ ये b नेगेटिव रहा तो c एंड a के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत सिंपल है ना? अब वही ये वाला आइडिया यहां पे लगाते हैं, u और a गिवन है। अब देखो u में कोई नंबर ऐसा आपको दिख रहा है जिससे मल्टीप्लाई करने से ये वाला दिख जाए, है ना? तो देखो 2i कैप प्लस 3j कैप है, क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दिखेगा? हाँ दिखेगा। ये 2 जो नंबर है, ये जो 2 है ये पॉजिटिव है, यस। बिकॉज मैंने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये दिखने लगा, इसका मतलब एंगल बिटवीन u एंड a क्या हो जाएगी इस केस में? 0 डिग्री। तो मैं लिख भी देता हूं आपको इस केस में थीटा में लिख देता हूं, थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन u एंड a, इस केस में 0 डिग्री है। इसका मतलब ये मोशन कैसा होगा? तो आप कहेंगे 1D मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। चलो बढ़िया है। चलिए अब इस केस में देखते हैं, u है और a है। अब यहां पे देखो, किसी पॉजिटिव नंबर में से मल्टीप्लाई करने में, कोई भी पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या ये आएगा? नहीं सर, ये दोनों पॉजिटिव है, आई कैप वाला पॉजिटिव है, जे कैप वाला पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो सर इसमें कोई नेगेटिव नंबर के से मल्टीप्लाई करने से आ सकता है ये। तो मैंने देखा इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -4 आई कैप -6 कैप आ जाएगा, यस। इसमें आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ सकता है ना, आई जे के फॉर्म में आ सकता है, यस। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन u एंड a विल बी 180 डिग्री। ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया? थीटा मीन्स एंगल बिटवीन u एंड a इज 180 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मोशन अभी कैसा होगा? कहेंगे अभी भी सर स्ट्रेट लाइन मोशन है और 1D मोशन है। चलिए अब थर्ड केस में, अब मैंने थर्ड केस में देखो एक्सीलरेशन ले लिया 4i कैप -6j कैप। देखो ये दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिससे मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। ना ही पॉजिटिव नंबर कोई मिलेगा, ना ही कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब एंगल बिटवीन u एंड a थीटा इज नीदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्री। एंड एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट है? हाँ है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एंड u एंड a के बीच का एंगल ना 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा। बस सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेक्टर हमें आता है तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन में जाएगा, 1D मोशन होगा या पैराबोलिक मोशन होगा, वो देख सकते हैं कब? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो।
तो ये हम लोगों ने ये मोटा मोटा देखा कि समझने के लिए देखा कि स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होता है, कब होता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन को आगे आगे ले जाते हैं अभी, ठीक है। तो अब मैं आगे से ये करूंगा कि पार्टिकल जिस लाइन पे जा रही है, मान लो पार्टिकल इस लाइन पे जा रही है, तो इसी को मैं एक्स एक्सिस बोल दूंगा। मान लो डिस्क्रिप्शन में इस लाइन पे जा रही पार्टिकल, इसी को एक्स एक्सिस बोल दूंगा। मान लो ऊपर जा रही है तो इसी को एक्स एक्सिस बोल दूंगा। मीन्स पार्टिकल का मोशन जिस लाइन के अलॉन्ग होगा, मैं उसे, मेरी पर्सनल आदत है कि मैं उसे एक्स एक्सिस बोल दूंगा, ठीक है। क्लियर आपको? पार्टिकल जिस लाइन पे मूव कर रहा होगा उस लाइन को ही मैं क्या कह दूंगा, एक्स एक्सिस बोल दूंगा। इसका मतलब पार्टिकल हमेशा ही इसी एक्स एक्सिस पे रह जाएगी, राइट। तो पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगी बट वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। ओके, इनफैक्ट वही एक्स एक्सिस है तो आप वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या बोल देंगे, जीरो हो जाएगा पार्टिकल का, राइट। तो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर इस केस में मेरे इस तरह से, मेरे इस हैबिट को आप यूज कीजिएगा तो पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो सिर्फ एक्स आई कैप आएगा, वाई जीरो होगा और जेड भी जीरो ही हो जाएगा। ओके, तो कोई भी पार्टिकल इफ एक्स एक्सिस पे होती है तो इसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो एक्स आई कैप हो जाएगा। ओके, क्यों होगा, मेरी आदत है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना, तो जिस पाथ पे पार्टिकल जा रही होगी, जिस स्ट्रेट लाइन पे जा रही होगी, उसे मैं एक्स एक्सिस बोल दूंगा, मेरी आदत है। चलिए, बढ़िया है। दूसरी बात, आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी आप जानते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर और डी आर बाई डी टी। तो आर की जगह क्या लिख देते हैं आप, एक्स आई कैप अपॉन डी टी। याद रखेंगे, आई कैप मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस। सो इजंट इट आई कैप इज द कांस्टेंट वेक्टर। यस, आई कैप इज कांस्टेंट। ओके, क्योंकि आई कैप एक वेक्टर है और वेक्टर को कांस्टेंट कब कहते हैं, जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। तो आई कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है, राइट। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, आप सर्कुलर मोशन में जाके मैं दो आपको वहां पे वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूज करूंगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन को पढ़ना अच्छा रहता है इफ हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं और उसकी यूनिट वेक्टर आप देखेंगे चेंज होगी। अभी हम लोग जो सिस्टम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हैं जहां पे एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है। ओके, चलिए वो तो देखेंगे वहां पे। आई कैप चूंकि कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी आई कैप। आई कैप देखो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। ओके, ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गई कि ओके ये हो गया। अभी बार बार ये आई कैप लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि ये इतना कौन लिखेगा, है। इसके कारण मैं आई कैप लिखना बंद कर दूंगा। ओके, चलिए, तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर लेता हूं कि भाई अब मैं क्या लिखूंगा। तो पोजीशन जब आएगी तो मैं आर को एक्स लिख दूंगा, पोजीशन को सिर्फ एक्स लिख के बात करूंगा। वेलोसिटी की जगह मैं सिर्फ डी एक्स बाई डी टी लिख दूंगा, आई कैप हटा लूंगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे डीवी बाई डी टी होती है सर, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अच्छा, ये डीवी बाई डी टी जो होगी इसी को आप क्या लिख सकते हो सर, डीवी बाई डी टी में डीएक्स नीचे कर दूं इंटू डीएक्स बाई डी टी लिख दूं, हाँ लिख दूं। अच्छा, डीएक्स बाई डी टी क्या है, वी है, तो ये क्या हो जाती है, वी डीवी बाई डीएक्स। यस, तो मैं इसे हटा लेता हूं, इसे लिख देता हूं सर वी डीवी बाई डीएक्स है। और इसी को आप लिख सकते हो हाफ डी वी स्क्वायर बाय डी एक्स, ये भी लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। ये कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स, ये मैंने बना के रखा है। तो इफ आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद, अभी आपका काम चलता जाएगा, राइट। ओके, इस लेक्चर के बाद उसको देख लीजिए, तो आप ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें मैंने ऑलरेडी कर ली है वहां पे। ओके, तो बेसिकली हमारे पास ये मटेरियल तैयार हो गया। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा वो इसी से सॉल्व होगा। और आप इफ वो वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां पे आपको एम्फसाइज करके बताया है, देयर आर 30 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस पॉसिबल इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, तो उसको आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिए इफ आपने नहीं देखा ऑलरेडी तो। ओके, चलिए, ये बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। मैं जानबूझ के ऐसे प्रॉब्लम्स लूंगा जो उन दोनों वीडियो में मैंने नहीं लिया है, राइट। तो मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे लूंगा ताकि बार बार रिपीटेशन ना हो एक ही चीज का।
तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, x इज इक्वल टू, ऑब्वियसली मैं पूरी कहानी लिखूंगा है ना, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इन द x डायरेक्शन, ओके, इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ओके। आपको यहां पे दो चीज पता करनी है, पहला एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड, दूसरा एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन इन 3 सेकेंड। और ये जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी, इस पे मैं ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं, ओके, यहां पे। और पार्टिकल की पाथ कैसे उसको फील करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में, ओके। तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पोजीशन वेक्टर मुझे दिया हुआ है, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 3 सेकेंड में निकालनी है। चलिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको लग रहा होगा कि t इज इक्वल टू 0 पे, सर ये तो t इज इक्वल टू 0 पे जीरो हो जाएगा, फिर थोड़े समय तक पॉजिटिव होगा, थोड़े समय के बाद नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा लग सकता है। माइनस साइन आ जाए जब भी पोजीशन वेक्टर में, तो शक करो। किस बात की शक करो? कि सर हो सकता है यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। क्या बोला मैंने? जब भी पोजीशन वेक्टर में माइनस साइन दिख जाए तो आप ऐसा शक करो, ठीक है, कि यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और आपका क्वेश्चन उस टाइम पे हो जहां पे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई है, ओके, उस इंटरवल की बात हो जहां पे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो आप जानते हैं उस केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग ने बात कर ली थी, आपको फर्स्ट वीडियो जो काइनेमेटिक्स का है वहीं पे हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डिटेल डिस्कशन की है। और मैंने वहां पे आपको बताया है कि जब भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन वेलोसिटी नॉट मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है उस केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये एक्स का पोजीशन है। अगर आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो वो क्या देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ओके। फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कब होता है? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल कब होती है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी उस टाइम इंटरवल में, तो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी, ओके। इसका मतलब वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा वेलोसिटी क्या होती है, तो dx बाय dt होती है सर। तो ये लिख दिया d 4t माइनस टी स्क्वायर अपॉन dt। डिफरेंशिएशन करना आ गया मुझे 2t, तो वेलोसिटी मेरी आ गई 4 माइनस 2t। तो मैं जब भी ये आ गया तो देखो वेलोसिटी में माइनस साइन दिख रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी की साइन चेंज हो सकती है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा तो मैं कहूंगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जब वेलोसिटी नेगेटिव आएगा तो मैं कहूंगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला जो मैथमेटिकल तरीका, वेलोसिटी पता कर लो कब जीरो हुआ है, तो आप क्या करते हैं? 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 0 मीन्स 2t इज इक्वल टू 4, तो आप कहते हैं t इज इक्वल टू 2 मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब आप देख लो t इज इक्वल टू 2 से पहले 2 से कम लो इसकी वैल्यू, 2 से कम लो 1 ले लो, ये क्या है? पॉजिटिव है। हाँ, इसके पहले ये पॉजिटिव था। 2 से ज्यादा कोई वैल्यू ले लो, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। मीन्स यहां से t इज इक्वल टू 0 मान लो स्टार्ट हुआ था, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 है ना, मीन्स t इज इक्वल टू 2 से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, मीन्स पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा था, ओके। एंड t इज इक्वल टू 2 के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल ने रास्ता पलट लिया, अब नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। और t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0 है। आप जानते हैं नल वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग कुछ बोलते नहीं, चुप रह जाते हैं, है ना। चले, अब इसी चीज को मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, ठीक है। इतनी डिस्कशन हो गई, फील करते जाएंगे एक एक चीज को। तो मेरी वेलोसिटी आ गई थी 4 माइनस 2t, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन देख लो, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है?
0 रखो, 4 हो गया, राइट। अब जानते हो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक पार्टिकल यहां जाएगी। अच्छा, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या जाएगी, 0 हो जाएगी, हम लोग निकाला हुआ है। इसके बाद पार्टिकल जो है पलटकेगा और ऐसे चलता चला जाएगा इसके बाद। ओके, यहां तक बात समझ में आई? हाँ आ गई भाई। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। ऐसा हो गया, पलट गया। अब मेरा क्वेश्चन कब था? 3 सेकेंड में, मतलब 0 से t इक्वल टू 0 ये है 2 ये हुआ, 3 इधर कहीं होगा, हो सकता है इधर भी हो सकता है, इधर भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वैल्यूज क्या गिवन है, राइट। मतलब पार्टिकल ने तो 3 सेकेंड में पलटा है। 0 से 3 हमारे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कब निकालनी थी? 0 से 3 मीन्स 0 से 2 यहाँ आया, 3 तो इसके इधर ही आएगा। इसका मतलब पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है। इसका मतलब डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड मुझे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा आएगी। ओके, तो चलते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट निकालना ये क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो फाइनल पोजीशन मतलब t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 पुट कीजिए, तो t इक्वल टू 3 पे ये हो जाती 12, t इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू हो जाती 12 माइनस 9 मीन्स 3। ओके, 3 हो जाता, माइनस t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या हो जाती? 0 हो जाती, t की वैल्यू 0 रख दो, राइट, 0 हो जाती। तो ये हुई 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई। टाइम इंटरवल वो है, आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? एवरेज वेलोसिटी में तो एक ही जानना होता है आपको, क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गई 3 मीटर और मुझे टाइम इंटरवल दिया हुआ था 3 सेकेंड, तो ये होगी 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। ओके, अच्छा, t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल की पोजीशन x इज इक्वल टू 3 है, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल जो थी 3 पे यहां कहीं है ना, यहां पे x0 है ना, यहां से यहां है, राइट। चलो बढ़िया है, यहां तक समझ में आ गया अपने को। आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो मुझे डिस्टेंस निकालने का मतलब समझते हो, यहां से यहां फिर यहां ऐसे निकालना, यहां से यहां और यहां, ये पूरा निकालना होगा रास्ता यहां से यहां, और तब मुझे आ जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप 0 से 2 तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि 0 से 2 तक पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो यहां से यहां का पहले निकाल लेते हैं 0 से 2 तक, तो t इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 2 पे पोजीशन निकाल लेते हैं। चलो बढ़िया है, t इक्वल टू 2 पे 2 रख दो, क्या आ जाएगी? ये x की वैल्यू 8 माइनस 4 मीन्स 4 मीटर, मीन्स ये जो है x इज इक्वल टू क्या है? 4 मीटर। यहां पे क्या था? x इज इक्वल टू 0 था, तो ये कितनी लेंथ हो गई? 4 मीटर। ओके, अच्छा देखो, ये x इज इक्वल टू 4 है, ये x इज इक्वल टू 3 है, तो ये वाली कितनी हो जाती? 1 मीटर। अब मैं आपसे पूछूंगा पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, तो कहोगे सर 4 मीटर प्लस 1 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। ओके, तो मुझे डिस्टेंस आ गई इस केस में, डिस्टेंस इज 4 + 1 5 मीटर। ऑब्वियसली टाइम इंटरवल पता है, आप जानते हो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड एक ही लाइन समझनी होती है बस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर, टाइम इंटरवल क्या था? 3 सेकेंड, हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। अच्छा देखो, पार्टिकल ने रास्ता बदला है, तो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 3 मीटर। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली पार्टिकल ने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की है, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। वो देखो 5/3 है, ये 1 है, ऑब्वियसली वो ज्यादा है, ये हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आगे एवरेज एक्सेलेरेशन। अब देखो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है? ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। तो t इज इक्वल टू फाइनल मतलब t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 3 रखो तो ये क्या हो जाती है? 4 माइनस 6 माइनस 2, तो फाइनल वेलोसिटी होगी -2। इनिशियल वेलोसिटी मींस t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी? 4, मैंने 4 रख दिया, और टाइम इंटरवल तो 3 सेकेंड का है। देखो -6/3 मींस -2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन? इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे वेलोसिटी को वेक्टर के सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए मैंने वेलोसिटी को देखो साइन के साथ लिया है ना। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी जब मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो वो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन मैं जानबूझ के एग्जैक्टली ऐसा लेता हूं, एग्जैक्टली जानबूझ के ऐसा लेता हूं ताकि हम लोगों को सेम ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए। ओके चलिए अभी मैं फिर से ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें बच्चे बहुत धोखा खाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ही इस पे एम्फेसिस दे रहा हूं। ओके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग बात है। अब कभी भी आईआईटी काइनेमेटिक्स में आके कुछ भी करना कोशिश करेगा तो ऐसे ऐसे टिपिकल केसेस ही लेंगे, है ना। तो समझते हैं, लेट फिर से मैंने पूरी लैंग्वेज ले ली। पार्टिकल एक पाथ पे चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है टी स्क्वायर माइनस 60। अब आपको मैंने इसमें पूछा है कि 5 सेकंड में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालिए 5 सेकंड में, ठीक है। 5 सेकंड में आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सॉरी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके तो पहला काम तो हम लोग ने सीख लिया था कि सर dx बाई dt कर लेते हैं। तो dx बाई dt करते टी स्क्वायर माइनस 60 अपॉन dt करते तो ये क्या हो जाती 2t माइनस 6। ये वेलोसिटी आ गई, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, वेलोसिटी मेरी आ गई सर 2t माइनस 6 आ गई। ओके मैंने पहले क्या कहा था, पहले पता कर लो ये जीरो कब हुआ है। तो इज इक्वल टू 0 कर लिया तो पता चल गया 3 सेकेंड में 0 हो गया है। ओके t इज इक्वल टू 3। तो 3 सेकेंड से पहले वेलोसिटी कैसी आएगी? तो आप कहोगे सर 3 से पहले मैं इसमें कोई भी नंबर रखूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगी। सर ये नेगेटिव है। ओके 3 के बाद 3 से ज्यादा लो तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ओके यानी 0 से 3 मींस 3 सेकेंड से पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी। 3 सेकेंड में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0 हुई है और 3 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी ने अपनी रास्ता पलट लिया है, अब पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब वो ऐसे चल गया। तो मैंने जानबूझ के थोड़ी वैरायटी रखी ली, राइट, कि पार्टिकल अपना जो मोशन है वो 3 सेकेंड में कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया, इधर जाके पलटा, और यहां पे मैंने लिया इधर जाके पलटा, राइट। चलिए इसको देखते हैं। तो 3 सेकेंड में पलटने वाला ही है। तो पहले हम लोग t इज इक्वल टू 0 पे पहुंच जाते हैं। चलो t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या थी? 0 थी। ओके वेलोसिटी क्या थी t इज इक्वल टू 0 पे? 0 पुट करो, यहाँ पे माइनस 6 थी, है ना। पार्टिकल इधर जा रहा है। t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 0 हो गई है। पोजीशन क्या होगी 3 सेकेंड पे? भाई 3 रखो, 9 माइनस 18 माइनस 9, ठीक है। t की जगह 3 रख दो ना, 9 माइनस 18 तो माइनस 9 हो गई। तो t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई। इसके बाद मुझे 5 सेकंड में चाहिए तो 5 सेकंड यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये क्या हो जाता है 25 माइनस 30 माइनस 5। ओके तो माइनस 5 ही रह गया, मतलब इधर ही रह गया ये पार्टिकल। तो 5 सेकंड में t इज इक्वल टू 5 पे x की वैल्यू मुझे आ गई माइनस 5। देखो 5 रखा, देखो हाँ माइनस 5 है वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे किधर जा रहा है पार्टिकल? राइट में जा रहा है। तो मेरी वेलोसिटी 5 सेकंड में क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। 5 रखो, इतनी आ गई 10 माइनस 6 मतलब 4, तो 4 आ गई, राइट। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं कि मुझे पता करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है पहले निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल विल बी एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब x एट 5 माइनस x एट 0, राइट। तो x एट 5 क्या है? माइनस 5 है, माइनस x एट 0 क्या है? 0 ही है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है x हमेशा 0 ही हो। t इक्वल 0 पे x 0 ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे +1 ले लेता तो t इक्वल 0 पे x की वैल्यू 1 हो जाती है ना। वो तो मैं लूंगा जो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कितनी होगी? माइनस 5 मीटर। ओके टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? फिर से मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। भैया हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है? -5 मीटर। टाइम इंटरवल क्या है? 5 सेकेंड। क्या होगी? -1 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, -1 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैं ऐसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। मैं पूछूंगा एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो -1 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस बताता क्या है? माइनस बताता है कि सर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब उधर है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इफ आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। अब डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? देखो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इजंट इट दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट? यस। आपको डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है? यस दिख रहा है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी हमेशा आपस में पैरेलल होती है। चलिए ये बात होगी। अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड पे। अब एवरेज स्पीड के लिए हम लोग जानते हैं, मैं यहां लिखा ही रहा, 5 मीटर में हटा लेता हूं। ये क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अब आप देखो यहां पे इस क्वेश्चन में समझो, यहां पे मुझे माइनस साइन दिखा था ना, तो इसलिए मैं इतनी कहानी कर रहा हूं। माइनस साइन नहीं दिखता तो मुझे समझ में आ जाता है कि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगा। मान लो v2t + 6 आ जाता, क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है। उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड सेम ही होगी, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पे मैं डिस्टिंग्विश कर सकूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग बात होती है, और आपको यह समझना बहुत जरूरी है। चलिए भाई साहब, इसके लिए क्या करते हैं? तो ये लेंथ निकाल लेते हैं। ये लेंथ कितनी है? देखो x -9 है और ये x 0 है, तो ये वाली जो लेंथ हो जाती ये 9 हो जाती, 9 मीटर वाली। ये वाला लेंथ निकालता हूं, देखो ध्यान समझ रहा हूं। ये -9 है और ये -5 है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? 4 मीटर की। समझ में आ रहा है? ये लेंथ कितनी होगी? -5 माइनस ऑफ -9 कर दो 4। ओके, और ये है 9, तो कितनी चली है? 9 चली प्लस 4 चली, कितनी चली? 13 चली। तो मैंने लिख दिया भाई डिस्टेंस तो सर 13 मीटर आ गया, टाइम इंटरवल तो 5 सेकेंड आपने ही बोला था, तो ये हो जाती 2.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, एंड एवरेज स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, थोड़ा फील करने की कोशिश की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा इसमें क्वेश्चन है वेलोसिटी इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t, फाइंड टाइम इंटरवल व्हेन पार्टिकल रिटार्ड्स। अब यहां पे एक टर्म यूज किया गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? तो अब कब कहते हैं पार्टिकल की मोशन रिटार्डेड है ना? कब कहते हैं आप पार्टिकल की मोशन रिटार्डेड? बड़ा सिंपल सी बात है, कोई बहुत ही बड़ा साइंस वाइंस नहीं है। व्हेनेवर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट, है ना? 1D मोशन में जब भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट होगा, ओके, तो हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल जो का मोशन जो है वो रिटार्डेड है। क्लियर आपको? तब क्या कहेंगे? पार्टिकल का मोशन रिटार्डेड है। इसका सिंपल सी मीनिंग है कि इस इंटरवल में इफ ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इस केस में आप देखोगे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करेगा। वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट पार्टिकल इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ओके, एंड एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? ऑब्वियसली velocity of particle will decrease with the time whenever particle is retarding. Okay, बस सिंपल सा इस क्वेश्चन में मतलब ये समझ में आ गया कि मुझे ये पता करना है कि कब किस टाइम इंटरवल में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। ओके, इस क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी गिवन है, मुझसे पूछा गया फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन पार्टिकल रिटार्ड्स, मतलब सिंपल लैंग्वेज में पूछा है कि आप वो टाइम इंटरवल बताइए जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, वेलोसिटी जब नेगेटिव हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। सिंपल सी बात है। चलिए, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वेलोसिटी को इक्वल टू 0 कर देता हूं। ओके, तो यहां t कॉमन ले लो, देखो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू 0 एंड 1 पे, है ना, वेलोसिटी 0 होने वाला है। कब? वेलोसिटी की वैल्यू कब कब 0 होने वाली है? t इज इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी 0 होने वाला है, एंड t इज इक्वल टू 1 पे भी वेलोसिटी 0 होने वाली है।
और इसके बाद पता नहीं, तो मेरे पास दो इंटरवल होगा, एक ये इंटरवल और दूसरा ये इंटरवल। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 और 0 के बीच में कोई एक नंबर रख दूंगा वेलोसिटी के टर्म में। 1 और 0 के हाफ रख लेता हूं मैं, हाफ रखता तो ये 1/4 माइनस 1/2, तो ये -1/4 हो जाता, मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव है। मीन्स इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। बड़ा सुंदर सी बात है। 1 से ज्यादा लो, 1 से ज्यादा कुछ भी ले लो, मान लो 2 ले लो, तो ये क्या हो जाता है 4 - 2 मीन्स 2 पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स इसके बाद वेलोसिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन पे चलते हैं। चलिए भाई साहब, एक्सेलरेशन इसको मैं हटा लेता हूं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अब ये d देखो t² - t है अपॉन dt, तो ये क्या हो जाता है 2t - 1, एक्सेलरेशन होगी 2t - 1। इसका साइन पता करना तो क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 कर लो, तो t की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। मीन्स t = हाफ सेकेंड पे मैं ऐसे बना लेता हूं, देखो ये t = 0 लिख देता हूं और ये t = हाफ लिख लेता हूं। ओके, t = हाफ पे एक्सेलरेशन 0 है। ओके, t = हाफ पे एक्सेलरेशन 0 है। तो मेरे पास अब फिर से दो टाइम इंटरवल हो गया, एक ये वाला और एक इसके बाद वाला। तो अब मुझे साइन पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 0 और हाफ के बीच में एक नंबर ले लो, तो मान लो 1/4 ले लो। यहां पे 1/4 रख के देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 2t - 1, इसको हटा लेता हूं। एक्सेलरेशन क्या है 2t - 1, 1/4 रखो -1 रखो, ठीक है, होगी हाफ -1 मतलब नेगेटिव आ रही है। यस, तो इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद में 100% हूं कि पॉजिटिव ही आएगा, तो हाफ से ज्यादा ले लो, 1 ले लो, तो ये क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यस, इसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो है पॉजिटिव। ऐसा किया, अब मुझे उसका क्वेश्चन का आंसर देने में कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे देखो 0 से, अब देखो हाफ सेकेंड तक वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देयर विल बी एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, हाफ एंड 1 के बीच में, हाफ एंड 1 के बीच में ध्यान से देखिए, हाफ एंड 1 के बीच में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यहां पे सॉरी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। यस, ओके, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो यही तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना, कि रिटार्डेशन का मतलब होता है किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो। इसका मतलब एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो। तो मेरा आंसर क्या होता, हाफ के बाद एंड 1 से पहले। ओके, तो मेरा आंसर होता t हाफ के बाद 1 से पहले। इस टाइम इंटरवल में रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। कुछ बच्चे ऐसे सोचते सर यहां इक्वल टू लिखूं क्या, इक्वल टू यहां, तो हाफ सेकेंड, एक्चुअल हाफ सेकेंड में देखो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, ये अपोजिट साइन थोड़ी हुआ। ओके, तो हाफ सेकेंड पे नहीं कुछ लिख सकते। 1 पे सोचो, t = 1 पे, t = 1 पे वेलोसिटी 0 है भाई, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो 0 का अपोजिट थोड़ी होता है पॉजिटिव, है ना, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, इसलिए मैं यहां पे भी इक्वालिटी साइन नहीं लगा रहा हूं। तो ये मेरा आंसर हो गया, इट विल बी बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन हाफ सेकेंड एंड 1 सेकेंड इन दिस ड्यूरेशन पार्टिकल इज इन रिटार्डेशन। अब हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ओके, इन 1 डायमेंशनल मोशन मींस पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है और उसमें एक कंडीशन भी लग गई कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस आपने मेरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वीडियोस देखे हुए, उसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, वहां पे मैंने ये सारे फॉर्मूले प्रूव भी किए हुए हैं। ओके, और उसकी जरूरत भी नहीं आपको प्रूव करने की, बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है, आप देख सकते हैं उसको। इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम लोग लिखते हैं v = u + at। देखो v वेक्टर है, u वेक्टर है, a भी वेक्टर है, t क्या है, टाइम है। u क्या होता है, t = 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसे u बोलते हैं, t = t पे जो वेलोसिटी होती है उसे मैं v बोलता हूं। ओके, तो v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, मींस वेलोसिटी एट टाइम t। u क्या है, वेलोसिटी एट t =
0। ओके, अब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो यहां पे देखिए कि u एक वेक्टर है, a भी वेक्टर है, और a में मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान सोचो, किसी भी वेक्टर में आप किसी स्केलर या नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है। अब इफ b पॉजिटिव होता है, ये जो स्केलर है या एक नंबर है, इफ वो पॉजिटिव होगा तो c एंड a पैरेलल होंगे, और इफ b नेगेटिव होता है तो c एंड a एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब हुआ a इफ वेक्टर है तो a में आपने टाइम एक स्केलर से मल्टीप्लीकेशन किया है, तो ये भी पूरा का पूरा एक वेक्टर हो गया, और ये भी वेक्टर है। क्या वेक्टर का एडिशन आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं ना हम लोग। ये तो बहुत ही आसान वेक्टर एडिशन हो जाता है, क्योंकि सब ये भी उसी लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। दो वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हैं और सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम ही डायरेक्शन में होंगे, सेम ही डायरेक्शन में होंगे। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट मान लो ये 4 है, ये 2 है, तो 4 + 2 6 लिख देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ये 4 है और ये 2 है, तो इस केस में 4 - 2 लिख देंगे, है ना। हम लोग ट्राइंगल रूल एक्सेट्रा वेक्टर में हम लोग जानते हैं एडिशन करना, है ना, तो ऐड करके निकाल देंगे। कुछ बच्चे बिल्कुल ही मतलब मान लीजिए वो वेक्टर एडिशन की फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि जिधर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दो। मान लो मैंने कहा पार्टिकल को मैंने इधर थ्रो किया यू से, मतलब अपनी मान लो इसी को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दी, तो फिर पीछे वाली डायरेक्शन हो जाती है नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब जब जब पार्टिकल राइट में जाता रहेगा तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। इसको ठीक से मैं लिख देता हूं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लो पार्टिकल को मैंने राइट में थ्रो किया, तो आप कहेंगे राइट की डायरेक्शन सर पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हैं। मान लो एक्सेलेरेशन भी राइट में है, तो आप कहते हैं एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव ले लेते, यू भी पॉजिटिव ले लेते। मान लो एक्सेलेरेशन लेफ्ट में है, तो आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। ओके, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे 1D मोशन में, मैं एग्जांपल से समझा भी दूंगा आपको। ओके, बट जो समझदार बच्चे हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, एक्चुअली ये दो वेक्टर का वेक्टर सम है। ओके, एस देखिए डिस्प्लेसमेंट है, याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जब भी आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट में निकाल लेना, क्योंकि वो आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको थोड़ा सा और जजमेंट लगाना, और टाइम लगाना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा डिस्टेंस के क्वेश्चन पे, और मैं बार बार उस पर आता रहूंगा। ओके, चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या है? u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ऑब्वियसली u एक वेक्टर है, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम स्केलर है, तो ये भी वेक्टर हो गया पूरा का पूरा। यस, a देखो वेक्टर है, इसमें टी स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो टी स्क्वायर भी स्केलर है, अब है ना, टी स्क्वायर बाई 2 क्या है? एक स्केलर ही हो गया, तो आप ये भी एक वेक्टर हो जाएगा। यस, फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम है। इसको ऐसे देखने की जरूरत है। आप काफी अच्छी बुक में जाएंगे या अच्छी प्रॉब्लम आएंगे तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको काम करती है। ये नजरिया आपको डेवलप करना होगा इफ आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं। ओके, मतलब रट रटा के काम नहीं चलाना चाहते हैं। तो चलिए, ये होगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a डॉट एस है। a डॉट एस है, ये 2as नहीं होता, ये क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 2a डॉट एस होता है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं। ओके, डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, मींस अब ये क्या स्केलर हो जाएगा। एक्चुअली v² की जगह पे होता है v डॉट v। आप जानते हो v डॉट v क्या होगा? v² होगा। और ये क्या होगा? ये वेक्टर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, v² वेक्टर नहीं रहेगा। ओके, चले, वैसे u² नहीं होता है, वो u डॉट u होता है, तो ये क्या हो जाएगी? u², है ना। तो ये भी वेक्टर नहीं रहता, ये स्केलर है। तो ये v² जो यहाँ पे लिखा है वो स्केलर है, u² यहाँ पे स्केलर है, और a डॉट एस, a वेक्टर है, s वेक्टर है, बट a डॉट एस क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। अच्छा, ये v क्या है? ये v है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टी। यह जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया है, या फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज नॉट वेलोसिटी ओवर हियर v। ओके, व्हाट इज u? मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एंड s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, a एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, v is what? मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, u is what? मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो v और u हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा आपको। ओके, क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मींस वो नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, जीरो तो आ ही सकता है ना। ओके, चलिए, हो गया।
अब बेसिकली इन दो फॉर्मूला से खेलेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। इन दोनों फॉर्मूला को आप थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। या इसी में v रख के देखो ना, ये वाला ये रखो, ये आ जाएगा। देखो v की जगह मैं u प्लस एटी रखता हूं, देखो u प्लस एटी प्लस u, देखो v की जगह मैंने u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी लिख दिया। देखो ध्यान से, ये देखो ऊपर में क्या रहा, 2u प्लस एटी इंटू टी अंदर ले आता हूं, तो ये 80 स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाता, ये हो जाती हाफ 80 स्क्वायर, है ना। बड़ा सिंपल सा है। v की जगह ये रख के देखो तो समझ में आएगा, इन दोनों फॉर्मूला से खेलने से ही आ जाता है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। ओके, चलिए ये बेसिक 4 फॉर्मूले हो गए। इन चारों फॉर्मूले को वेक्टर के नजरिए से देखने की जरूरत है। ओके, अच्छा, हमारे क्वेश्चन में मान लो 1D मोशन हमने डायग्नोस कर लिया, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मान लोगे, नेगेटिव मान लोगे। ओके, इसका भी ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अब जो 5th फॉर्मूला हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फेमस होता है वो होता है s इन nth सेकेंड। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, इसका मतलब होगा 0 से 3 सेकेंड, है ना। मैं लिख के बता देता हूं। मैंने पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, इसका इस लाइन का मतलब होगा t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसके बीच में निकालना आपको। अच्छा, मैं पूछूंगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, ये इन 3 सेकेंड, इन 3rd सेकेंड, ये दो अलग अलग बात होती है। ओके, तो जब इन 3 सेकेंड की बात हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये वाला फॉर्मूला s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड इन 3rd सेकेंड, पहले 3rd सेकेंड को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर इस फॉर्मूले पे आएंगे। तो देखो मान लो t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 3 है। मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पे 2 सेकेंड हुआ, ये 3 सेकेंड हुआ। अब फर्स्ट सेकेंड होता क्या है, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेकेंड। ओके, समझा। फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1 के बीच का जो टाइम इंटरवल है, एक बड़ा टाइम इंटरवल होता है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 के बीच में। जब घड़ी में 1 सेकेंड हुआ तो 0 से 1 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेकेंड। ओके, चलिए सेकेंड सेकेंड फिर किसको कहोगे, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड सेकेंड। अकॉर्डिंगली 3rd सेकेंड किसको कहेंगे, t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसे हम लोग कहेंगे 3rd सेकेंड। वैसे मैं कहता nth सेकेंड क्या होगा, देखो 3rd सेकेंड मींस 2 से 3, तो nth सेकेंड का मतलब क्या होगा, 3rd मतलब 3rd से 1 माइनस कर रहा हूं 2 से 3, तो इसको क्या होगा, nth सेकेंड का मतलब क्या होगा, n माइनस 1 टू n। ओके, n सेकेंड का मतलब क्या हो जाता है, n माइनस 1 टू n। ओके, तो nth सेकेंड का मीनिंग समझ में आया मुझे। ओके, चलो ठीक है। अब मुझे n सेकेंड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, n माइनस 1 सेकेंड में 0 से n माइनस 1 के बीच की डिस्प्लेसमेंट में इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। फिर क्या करूंगा, 0 से n सेकेंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट में इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। राइट, मैंने क्या किया, 0 से t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। ओके, एसेंथ मैं इसको पहले खाली कर देता हूं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। वो n सेकेंड का फॉर्मूला आता कहां से, देखो ये मान लो n माइनस 1 सेकेंड है, ये n सेकेंड है और ये t इज इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या करूंगा, ये निकाल लूंगा, मान लो s1 लिख दिया, फिर ये निकाल लूंगा, ये मान लो sn माइनस 1 लिख देता हूं मैं, ये निकाल लूंगा 0 से n के बीच में sn, और इन दोनों का जो देखो s इन nth s इन n माइनस 1, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वही है n माइनस 1 से n के बीच का टाइम इंटरवल ही nth सेकेंड कहलाता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। मींस डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। सिंपल सी बात है। ओके, तो 0 से n के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं t की जगह n रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ओके, माइनस n माइनस 1,
तो 0 से n-1 के बीच में निकालना है मुझे ये डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है जगह n-1 लिख दूंगा, u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। क्या आप बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। प्लीज बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिए, मुझे सिर्फ फील कराना था ऐसे n सेकेंड का मतलब क्या है। अच्छा, यह जरूरी है कि मैं थर्ड सेकेंड ही बोलूं? नहीं, ये फॉर्मूला जो आने वाला है n-1 से n के बीच में आने वाला है। मींस मैं तो ये भी पूछ सकता हूं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल 1.5 सेकेंड टू 2.5 सेकेंड, ये भी पूछा जा सकता है। मैं थर्ड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड की जगह ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल 1.5 टू 2.5 सेकेंड। आपको क्या जज करना है? 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, यस। इफ 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तुरंत इस फॉर्मूले में आ जाने का, तुरंत, है ना, तुरंत इस फॉर्मूले में आ जाने का। क्यों? इससे टाइम बचेगा, हमारा टाइम सेव होगा। और नहीं करना है तो मुझे मान लो पूछा जाएगा 1.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से 1.5 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, 0 से 2.5 के बीच का निकाल लूंगा, फिर डिफरेंस कर लूंगा तो आ जाएगा। और हमें टाइम सेव करना होगा तो मैं ये यूज कर लूंगा। ओके, आपकी मर्जी, आपको टाइम बचाना है या नहीं बचाना है। तो ये 1.5 से 2.5 सेकेंड के बीच का मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं एक, और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज में लिखी रहेगी। ऐसा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है और पार्टिकल पे की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वेस्ट डायरेक्शन। मींस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी राइट में है और एक्सेलरेशन लेफ्ट में है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 1.5 टू t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। गौर करेंगे, मैंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इट इज नॉट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता, नहीं हो सकता। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है कि भाई वो तो पाथ का पूरा लेंथ निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। खासकर इस कंडीशन में तो बिल्कुल सोचना पड़ता है जब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उधर। आप जानते हैं कि पार्टिकल रास्ता कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 होगी फिर पलटेगी। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही लूंगा आपको, ठीक है, डिस्टेंस वाला। तो मुझे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल बिटवीन, देखो मुझे क्वेश्चन आ गया 1.5 टू 2.5 सेकेंड के बीच में। तो मुझे ये टाइम इंटरवल कितने सेकंड का दिख रहा है? 1 सेकंड का दिख रहा है। 1.5 से 2.5 के बीच में पूछा, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल। तो मैं प्रॉम्प्ट हो गया कि भाई 1 सेकंड के टाइम इंटरवल का जो क्वेश्चन होता है उसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं लिख दिया s 1.5 टू 2.5 सेकंड के बीच का u। अब देखो यहां ध्यान से देखो, इफ मैंने राइट साइड को पॉजिटिव बोल दिया तो लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव बोल दोगे, राइट। तो वेलोसिटी को क्या लिख दोगे? इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख दोगे? +10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की तरह लेफ्ट में है तो आप उसको क्या लिखोगे? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक बार साइन लगा लेना है, बस बात, कहानी खत्म हो जाएगी, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या है? u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u की वैल्यू क्या है? +10 लिख दिया, प्लस मैं जानबूझ के एम्फेसिस देने के लिए प्लस साइन लिखे जा रहा हूं। a की वैल्यू क्या है? -4/2 इंटू 2। अब देखो ध्यान से समझना, n की वैल्यू लिखनी मुझे, n। देखो nth सेकंड में यहां पे n में लिखता था, इसका मतलब क्या होता था? n-1 टू n। तो यहां पे मुझे लिखा गया 1.5 से 2.5 सेकंड के बीच का है इंटरवल निकालना है, तो मुझे n की जगह क्या लिखना चाहिए? 2.5 सेकंड। ओके, देखो ध्यान से, यहां जब n लिखे हो, यहां पे n लिखे हो तो ये n-1 टू n है, ठीक है। तो बाद का जो 1 सेकंड में जो बाद का टाइम इंटरवल है वो लिखना होता है यहां पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। यहां 2.5 लिख दिया, अब सॉल्व हो गया ना, बस। ये 10 है, ये देखो -2 इंटू 5 - 1 इज 4, तो -8, ये होगी 2 मीटर। तो आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आया 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस क्वेश्चन में? 2 मीटर होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं जानबूझ के ऐसी कुछ सिचुएशन ले लूंगा और उसमें मैं डिस्टेंस इन nth सेकेंड वाले क्वेश्चन लूंगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, पार्टिकल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। इट्स मैग्नीट्यूड is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। ओके,
and acceleration is obviously constant. Direction, magnitude, both are constant in the question. Now my question is what? Find displacement and distance in third second, not in 3 second. What? It is in third second. Means t is equal to 2 to t is equal to 3 second. ये निकालना होगा आपको, है ना? इसका मतलब हो गया थर्ड सेकंड का मतलब, यहां देखिए थर्ड सेकंड का मतलब क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम लोग कहते हैं थर्ड सेकंड. ओके, मींस हमारी गाड़ी चलनी शुरू हुई, अभी 2 सेकंड हो गया, अब चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती, अब 3 सेकंड हुआ, राइट? तो 2 और 3 के बीच का जो 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का जो टाइम है उसे हम लोग कहते हैं थर्ड सेकंड. ओके, उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे. यहां पे आते हैं हम लोग थर्ड सेकंड में. तो मुझे देखो यहां पे डिस्टेंस भी पूछ लिया गया है, डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही गया है. ओके, और हम लोग जानते हैं कि इफ पार्टिकल ने अपना रास्ता बदला, मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन इफ चेंज हुई है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है. उस केस में तो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होती है ना? इस बात का ध्यान रखें. और मैंने इसके लिए जानबूझ के देखो वेलोसिटी देखो राइट में ले ली, एक्सेलरेशन लेफ्ट में ले लिया. इसका मतलब ये है कि पार्टिकल थोड़े समय तक तो ऐसा चलता रहेगा, कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है, फिर ये पलटेगा. अब क्योंकि ये पलटने वाली कंडीशन है, यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो मुझे क्या समझना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए? तो पता कर लेना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड निकालना आसान है. या इनकी जगह 3 रख दो, वैल्यू पुट करो, डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड निकल जाए. चलो निकाल भी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड. पहले वो खत्म कर लेते हैं काम. डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड. तो हम लोग क्या फॉर्मूला, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. अच्छा, हम लोग फॉर्मूले में हमेशा साइन के साथ ले लेंगे. जिधर वेलोसिटी राइट में जा ली, मान लो पॉजिटिव ले लिया, राइट को पॉजिटिव ले लिया, तो लेफ्ट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो वेलोसिटी वेक्टर राइट में दिख रहा है, तो u को मैं लिख दूंगा +5 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन को फिर क्या लिखोगे? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, पहले पुट करना, ये 5 होगी प्लस -2/2 इंटू 2 इंटू थर्ड सेकेंड है, मीन्स n की जगह 3 रखना है आपको, -1 की हो गई 5 -1 इंटू, देखो ये 6 - 1 5 हो जाता. ओ, ये तो 0 मीटर आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड क्या होगी? 0 मीटर हो गई. खत्म बात, कहानी. ये डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी हमारी आगे समझ में. अब आते डिस्टेंस में. ओके, 0 आने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सोचो तो जरा. t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, ओके, और यहां से इफ पलटा होगा, है ना, पलटा होगा. ओके, तो मान लो t इज इक्वल टू 3 पे यहां पे पार्टिकल है, तो t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल को यहां होना चाहिए, मतलब सेम ही जगह पे होनी चाहिए. मैं तो जानबूझ के पलटने का रास्ता अलग बना रहा हूं, एक्चुअली उसी रास्ते पे पलटेगा, है ना. ऐसे जा रहा तो उधर ही पलटेगा, बट मैं बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं. तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होना. मतलब t इज इक्वल टू 2 पे जहां पे था, t इज इक्वल टू 3 पे भी वहीं पे होगा, है ना. 100% श्योर है, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. यस, तो ये मुझे समझ में आ गया. ये डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड में 0 होने का मतलब है कि t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल सेम ही जगह पे है. क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, ये बात हो गई. अब मुझे डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड चाहिए. डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड चाहिए, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हुई होगी. ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये वाला लेंथ निकाल लो या ये वाला लेंथ निकाल लो. ये प्लस ये लेंथ ही डिस्टेंस होगी, तो या तो मैं ये लेंथ निकाल लूंगा या ये लेंथ निकाल लूंगा, और वही मेरा आंसर हो जाएगा. मतलब ये प्लस वो आंसर हो जाएगा, राइट. तो मैं पहले पता करता हूं कि भाई वेलोसिटी 0 कब हुई होगी. तो v इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं u प्लस at हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. v कब 0 हुआ वो पता करने की कोशिश करते हैं. u क्या है 5, a क्या है -2 इंटू t. तो मुझे t जो दिख रहा है ये 5/2 मीन्स 2.5 सेकेंड दिख रहा है. मीन्स ये जो v जो 0 हुई कब हुई? 2.5 सेकेंड पे जाके v 0 हुई है. ओके, यहां तक समझ में आ गया. t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हुई. तो क्यों ना मैं 2.5 से 3 सेकेंड के बीच में मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं. ठीक है, 2.5 एंड 3 सेकेंड के बीच में मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं. अब ध्यान दे रहा, ध्यान समझ रहा, मैं क्या कर रहा हूं? 2.5 एंड 3 सेकेंड के बीच में मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं. अब मैं यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए?
तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मुझे फॉर्मूला चाहिए यहां पे वो चाहिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट मैंने अब इसको इनिशियल पॉइंट बोल दिया, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, ध्यान समझना, जल्दी जल्दी करने का ये सब तरीका होता है। इसे ही मैंने इनिशियल पोजीशन बोल दिया, इनिशियल। अब इसके लिए इनिशियल ये बोल दिया, तो ये कितने आधे सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो इस समय के लिए मेरे लिए इफ ये इनिशियल बोल दिया, तो इस डिस्कशन के लिए मेरे लिए u की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। u मेरा हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे इनिशियल बोल दिया पॉइंट, मेरे लिए इनिशियल टाइम यही है, तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो 0 है। ओके, अच्छा, वहां पे वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो सर हमेशा ही -2 है, यस -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, और टाइम इंटरवल कितनी है, ये टाइम इंटरवल कितनी है, आधे सेकंड की टाइम इंटरवल है, तो t कितनी हो जाएगी, हाफ सेकंड। ध्यान समझना, जब हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख रहे हैं, तो u क्या होता है, जब आप मान लो t इक्वल टू 0, आपकी मर्जी है ना, आप एक ही जर्नी को डिफरेंट टुकड़े में बांट सकते हैं, आपकी मर्जी, जहां बोलना है t इक्वल टू 0 बोल दो, वहां पे जो वेलोसिटी होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोल देंगे, राइट। इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ये तो पार्ट 0 ही हो जाता है, हाफ a की वैल्यू होगी -2 t स्क्वायर मींस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो रही है मेरे हिसाब से -1/4 मीटर। ओके, -1/4 मीटर मींस ये -1/4 मीटर ये हुई, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/4 मीटर, राइट। इसकी लेंथ होगी 1/4 मीटर। ये समझ में आ रहा है, ये भी 1/4 मीटर होगा, राइट। ये तो समझ में आ रहा है, 1/4 मीटर होता। तो डिस्टेंस कितनी होगी इस क्वेश्चन में, थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहते हैं सर 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 1/4 प्लस 1/4 मीटर मीन्स 1/2 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाता। तो डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड क्या आया, 1/2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड क्या आया, 0 मीटर। ओके, मीन्स डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, हाँ है, ये हमेशा ही होता है। ओके, चलो ये बात तो हमें समझ में आया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, ये मेरा तरीका हुआ करने का। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, इफ मैंने 0 से 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, isn't it this would have been the displacement? Yes, this would have been the displacement. अच्छा, इस पॉइंट पे t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती, ऐसी होती। सिर्फ एक चीज बताना, सिर्फ एक चीज बताना, 0 से 3, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, ये खत्म हो गया। मैं एक चीज बता रहा हूं, मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी आपको आएगी क्या, इफ वैल्यू पुट करोगे तो देखो वेलोसिटी आप दिख रहा है लेफ्ट हो रही है, लेफ्ट हो रही है मींस वेलोसिटी निकालोगे तो नेगेटिव ही आएगा। ओके, या आप ऐसे सोचो, आप वेलोसिटी निकालोगे t इक्वल टू 3 सेकेंड में वो नेगेटिव आ गया, तो आप अपने आप समझ जाओगे वो लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, चलो ये मैं थोड़ा सा आपको एक इनसाइट देने की कोशिश करता हूं। इसमें देखो t इक्वल टू 3 पे देखते हैं, वेलोसिटी निकालता t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, u 5 है प्लस -2, t की वैल्यू कितनी है 3, मैंने 3 सेकेंड पे देखो -1 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है। यस, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए। ओके, एक्सेलरेशन हमेशा ही -2 होगा, है ना, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही लेफ्ट में है, वो तो मैंने कांस्टेंट ही लिखा है। अच्छा, आप ये सिर्फ बताओ कि मैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करने वाला हूं ना, ए टी स्क्वायर, मैं जो भी डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ ये बताओ सोच के। तो मेरा आंसर ये होना चाहिए, सर ये इनिशियल पोजीशन था इस क्वेश्चन के लिए, आप 3 सेकंड में, इन 3 सेकंड की बात कर रहे हो, तो सर इनिशियल ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो राइट में दिख रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा दिख रहा है, राइट में दिख रहा है सर, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कोई मतलब नहीं होता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट अपनी मर्जी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, करके देख लेते हैं। तो 3 सेकंड में मैं निकालूंगा, 3 सेकंड में, इन 3 सेकंड मैं लिख देता हूं, इन 3 सेकंड, है ना, इन 3 सेकंड। देखो ध्यान से देखना, u क्या है +5 इंटू 3 प्लस हाफ, a क्या था -2 इंटू 3 का स्क्वायर, देखो 15 - 9 कितनी आ गई, 6 मीटर हो गए। ओके, आप ये निकालते तो 6 मीटर। अच्छा, यहाँ पे क्या प्लस में 6 मीटर है,
ये प्लस में आ जाने का मतलब ही क्या होगा, ये राइट में है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन जहां था उससे भी राइट में ही पार्टिकल है अभी तक, है ना। इनिशियल पोजीशन जहां था उससे राइट में ही पार्टिकल है वही अभी तक, है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सर वेलोसिटी यहाँ पे सर लेफ्ट में है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अरे ये लॉजिक थोड़ी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ओके। और उस एरो की डायरेक्शन आपको देखनी होती है, राइट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की एरो इधर राइट में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ओके। ये बात खत्म हो गई। एक और बात, यहाँ पे भी कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैंने कहा सेकंड, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसे मैं कहूंगा फर्स्ट सेकंड। सेकंड क्या कहूंगा, जिस घड़ी में देखो मैंने t इज इक्वल 0 बोला, 1 सेकंड हुआ, तो ये जो टाइम इंटरवल था इसे मैंने कहा फर्स्ट सेकंड है। 1 सेकंड हुआ, अभी 2 सेकंड हुआ घड़ी में, ये जो टाइम इंटरवल था ये सेकंड था। अभी 2 सेकंड हुआ है एग्जैक्ट, अभी 3 सेकंड हुआ, ओके। तो अभी जो टाइम इंटरवल हुआ उसे मैं कहूंगा थर्ड सेकंड, ओके। इसका मतलब सेकंड को बहुत तरह से बोला जा सकता है। ऐसे बोला जा सकता है एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेकंड। आपको ऐसे बोला जाए फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेकंड। एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेकंड, इसका मतलब समझ लो, फर्स्ट सेकंड यहाँ एंड हो रहा है और थर्ड सेकंड यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ओके। चलो ये आप कह सकते हैं t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस टाइम इंटरवल, ओके। मैंने ऐसे बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड एंड ऑफ थर्ड सेकंड। मैंने ऐसे बोला एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड एंड ऑफ थर्ड सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालिए। देखो एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, और थर्ड सेकंड का एंड क्या हो रहा है, यहां हो रहा है। तो मैं बेसिकली क्या पूछ रहा हूं, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 3 के बीच का आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालिए। आई होप ये थर्ड वर्ड एक्सेट्रा आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आज का एनफ हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, जितने भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो करूंगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी करूंगा, उसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो एनफ प्रैक्टिस हमारी यहाँ पे हो जाएगी, ओके। और हर एक बात को आप बार बार अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, रटने वाला मत बनाइए, अपने आप को समझदार बनाइए ना, स्ट्रांग इनफ बनाइए, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो आप इतने स्ट्रांग रहोगे तो आप हैंडल कर पाओगे, ओके। क्योंकि आईआईटी का फॉर्मेट ऐसा है, ओके। एंड इफ कॉन्सेप्ट समझ में रहेंगे तो मेंस में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, नीट में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ओके। आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो नहीं किया हो तो, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ओके। चलो, थैंक यू।